भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑल्टरनेट नैरेटिव की बात करते हैं, पैरेलल नैरेटिव की बात करते हैं, जो बहुत कम है, मगर इस नैरेटिव की कमी को पूरा किया जयपुर डायलॉग ने, यानी संजय दीक्षित जी ने। एक ही चीज़ है, चाहे जयपुर डायलॉग हो, संजय दीक्षित हो, उनकी टीम हो, और उन्होंने देखते ही देखते बहुत थोड़े समय में 900,000 सब्सक्राइबर भी अपने बहुत ही डायनामिक चैनल के लिए इकट्ठे किए, और वो सब्सक्राइबर अब 1 मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। बात 1 मिलियन की नहीं, हमारे पास ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे शो भी शुरू नहीं हुए तो 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उनकी पॉलिटिकल बैक की वजह से उनको 1-1 मिलियन क्या 4-4 मिलियन मिल गए, मगर संजय दीक्षित जी बगैर पॉलिटिकल बैकिंग के सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखने को तो 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, मगर उनकी बात सैकड़ों मिलियन लोगों तक पहुंच रही है। आज हमारे शो के खसूसी गेस्ट हैं संजय दीक्षित जी। मैं जयपुर से उनका स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नमस्कार आप सभी को, आप सभी दर्शकों को। जी हाँ, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। सिर्फ देखिए संजय भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर ही कोई छोटी बात नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन क्वालिटी के सब्सक्राइबर। यूं तो आप भीड़ के वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव के लोग होते हैं वो भीड़ में 4-5 मिलियन इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन वो बात कहीं नहीं पहुंचती। आपकी बात तो हम तक तब पहुंच गई जब आपका पहला सब्सक्राइबर था, अब तो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। तो ये जो पैशन था संजय भाई, इसके बारे आज हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। तो ये जो पैशन था, इसका इनिशिएटिव कैसे आपको मिला? कई बार होता है कि कोई ऐसी इवेंट हो जाती है जिसको कहते हैं ना, कई बार चोट लगती है दिल पे, वो जो है वो एक कोई ट्रिगर का काम कर जाती है। अब देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि शुरू में तो हम ऑनलाइन पे थे नहीं अधिक, और मैं जाया करता था इसमें, आपके जो हमारे यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, इसके मैं इसमें कई बार जाया करता था, और मैं वहाँ देखता था तो वहाँ एक पूरी तरह से अपार्टहाइड का सिस्टम दिखता था मुझे। क्योंकि एक नैरेटिव होता था, एक तरह के लोग थे, उनको तो बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उनको तो बिल्कुल वीआईपीज की तरह ट्रीट किया जाता था। वहाँ पे 4-4 सेशंस एक साथ होते, और जो मेन उनका जो एरिया है उसमें तो जो आपके जो टॉप लेफ्टिस्ट या जो भी उनके खास खास, और जिनको जो है वो 10 लोग भी नहीं सुन रहे, वो तो दे आर गेटिंग द मेन एरिना, और जो बाकी जो लोग हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और उनके साथ व्यवहार भी ठीक नहीं हो रहा है, होटल अलॉट करने में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये सब मैंने कहा, आई डिडंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं ये क्या हो रहा है तमाशा, और बुलाते भी सिर्फ टोकन के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ सब किसी को बुला लिया। कहा फिर ये देखते थे कि भाई उसके 10-12 साल पहले उन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, कि जब उनका पहला सेशन हुआ था तब उनके पास भी कोई कहते हैं कि साहब 40-50 लोग थे या 100 लोग आए थे उनको देखने। तो मैं कहा भाई हम भी शुरू कर सकते हैं फिर, तो क्या दिक्कत है। तो हमने 2016 में शुरू किया ये, और इट वाज अ फिजिकल इवेंट, इट वाज नॉट अ ऑनलाइन इवेंट। ऑनलाइन तो हमने बहुत बाद में शुरू किया, 2020 में शुरू किया। तो फिजिकल इवेंट में उस समय बाहर से केवल 7 लोग आए थे, 8वां में था, 8 लोग थे उसमें स्पीकर्स। और उस समय तारिक फतेह जो थे वो आए हुए थे यहाँ इंडिया में, और मैंने उनके शो वगैरह देखे थे, मैंने ढूंढ ढांड के उनको कांटेक्ट किया, ही एग्रीड टू कम। तो तारिक फतेह आए थे, फिर सुशांत सरीन आए थे, उसमें हमारे एक जनरल साहब हैं अता हसनैन साहब, वो आए थे, और 2-3 लोग और थे। एक हमारे इसके उस समय को फाउंडर थे जो यूसुफ ऊंझा वाला,
वो तो हर बार आते हैं, उस बार वो तो उनका पहला था, तो वो आए थे। तो कुल 8 लोग थे। और उसमें आप ये देखिए कि बाकी तो जो था, तो थोड़ी सी जो इवेंट्स जो थी वो जो हुई थी उनको चलाया गया था। उसमें से कुछ क्लिपिंग्स जो है वो तारिक फतेह साहब की वो वायरल भी हुई थी। अभी भी आप देख सकते हैं तारिक फतेह साहब की बहुत पुरानी क्लिपिंग जो है वो 5 लाख व्यूज की जो चलती रहती है। तो फिर धीरे धीरे हमने इसको आगे बढ़ाया, इन द सेंस कि फिर अगले साल 8 जो थे वो बढ़ के 20 हो गए, फिर उसके अगले साल बढ़ के 25 हो गए। फिर 2019 में हमने किया। तो 2019 में फिर उस टाइम तक मैंने देखा तो पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, बताया लोगों ने कि साहब कि ये यूट्यूब में इस तरह से होता है। तो 2019 में हमने कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्डेड वीडियो डालने शुरू किए थे। और फिर ये 2019 का इवेंट हुआ। उस इवेंट का जो लाइव टेलीकास्ट हुआ चैनल पे, वो ठीक ठाक उसका रिस्पांस आया। फिर मुझे याद है कि ये भी 2020 में फिर तारिक फतेह साहब आए हुए थे यहाँ। और तारिक फतेह अभी तो वो हॉस्पिटल में है, तो भगवान उनको लंबी आयु दे, हम यही कामना कर सकते हैं। तो उनका मैंने एक दिल्ली जाके एक रिकॉर्ड किया यहाँ से। आई मीन वो हमारा अकेला ऐसा वीडियो है जो हमने बाहर जाके रिकॉर्ड किया। तो हमने उसको दिल्ली जाके रिकॉर्ड किया और वो वायरल हुआ। फिर उसी टाइम तक के आपका ये 2020 में ये कोविड आ गया। तो जब ये कोविड आ गया तो मेरा जो बेटा है छोटा वाला, वो आईटी एक्सपर्ट है और वो आईटी कंपनी में काम कर रहा था गुड़गांव में। तो वो उसको रिलोकेट करना पड़ा, वो आ गया जयपुर में। और तब तक हम अपने नए मकान में भी शिफ्ट हो गए थे, वहाँ स्पेस भी ठीक थी। तो फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट में एक चलाया वीडियो। सावरकर जयंती होती है 28 मई को, तो वो हमारा पहला लाइव वीडियो था 28 मई 2020। अभी इट्स नॉट येट 3 इयर्स, 3 साल अभी नहीं हुए उसको। तो फिर धीरे धीरे हमने कुछ लाइव वीडियो करने शुरू किए, रिस्पांस आता गया, रिस्पांस आता गया। फिर मैं 2020 में ही जुलाई में मेरा रिटायरमेंट हो गया, तो मेरे पास टाइम भी खूब था। उससे पहले हम कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं ले सकते थे। 2020 31 जुलाई के बाद में तो हम टोटली फ्री हो गए। अब हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हमारे पास सरकार का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और उसके बाद से तो ये बिल्कुल स्टेडी प्रोग्रेस है। 2020 और 21 में हम अपनी जो इवेंट होती है फिजिकल, वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जो हमने उसको ऑनलाइन किया, वो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। अब इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारी जो इवेंट का ही कर ले अगर वैसे, या तो ऑनलाइन प्रेजेंस का कर ले, तो वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसको देख के हमने एक तरह से आप समझे जिससे हर्ट होके हमने काम शुरू किया था, ऑनलाइन प्रेजेंस में वो हमारा 1/100 है आज की डेट में। लेकिन वो जो फिजिकल इवेंट वो लोग करते हैं, उसमें उनका जो लेफ्टिस्ट फंडिंग है वो बहुत हेवी है। तो उस लेफ्टिस्ट फंडिंग की वजह से वो काफ़ी बड़े उस पर कर लेते हैं, बट रिस्पांस अब वो नहीं है। इस बार जो हमने फिजिकल किया था उसका ट्रिमेंडस रिस्पांस था, और हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो शायद हम उसको और बड़े स्केल पे करते। तो इस साल हो सकता है कि हम उसको और भी बड़े स्केल पर ले जाएं। तो शॉर्ट में दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है। आपने बात जोड़ी कि वो जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जो जयपुर में आकर होता था, बाहर से थोड़े स्पीकर आते थे, हमारे कनाडा से मार्गरेट एटवुड भी करीब हर शो में जाती हैं। मुझे भी जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल 2 बार अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ, और मुझे भी वहाँ जाके ये अंदाज़ा हुआ कि वो एक ख़ास तरह का क्लब है, जो मुझे लगा कि जैसे ये कोई बॉलीवुड का कोई लिटरेरी फेस्टिवल है। उस वक्त ZTV उनके साथ था, मुझे याद है।
जी हाँ, जी और हाँ। वो पूरे का पूरा एक सेलिब्रिटी शो था। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल तो इसको कहा जा रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, अमेरिका, इंग्लैंड से कुछ राइटर्स भी जा रहे हैं, और वो एक हाई एंड और सेलिब्रिटी स्टाइल। और मुझे याद है डिगी पैलेस में होटल में कमरा नहीं मिला हमें, तो कहीं और बुटीक होटल में कमरा लिया, तो ये एक सारा मंजर था। लेकिन भारत हमें उसमें नजर ना आया। मसला ये था, मुझे 2 बार बिल्कुल जाके बिल्कुल। जो महसूस हुआ, एक तो जयपुर नजर ना आया, राजस्थान नजर ना आया, सवाए खाने और मौसीकी के वहाँ के, और दूसरा भारत में नजर ना आया। तो जब जयपुर डायलॉग की हमने बातचीत सुनी यहाँ कनाडा में बैठ के, आपके फोरम की, तो हमें भारत नजर आने लगा। और अब कोविड के ज़माने में आपका ये यूट्यूब चैनल आया और इसने पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। जो इम्पॉर्टेंट बात है संजय भाई, आपने सैकड़ों ऐसे पत्रकारों को, इंटेलेक्चुअल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। वो पहले भी कहीं ना कहीं जाने जाते थे, मगर उनको एम्पलीफाई की उनकी आवाज़, और हम तक एक जो भारतीय नैरेटिव है वो पहुंचा। और मैंने पीछे भी कहा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन अभी ये सफ़र बहुत आगे है। लेकिन असल बात यह है कि मैं ऐसे ट्विटर अकाउंट देखता हूँ सेलिब्रिटीज़ के कि उनके 8-8 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। आप यकीन कीजिए उनकी जो ट्वीट होती है वो 25 लोग भी रीट्वीट नहीं कर रहे होते, रिट्रीट क्योंकि करते। उसमें बात ही कोई नहीं होती। और आपकी जो बात है, जब आप 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मुझे तो वो वक्त कोई पुराना नहीं है, अभी 2 साल पहले की बात है कि आपका शो अभी 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं थे, तो वो शो तुरंत से 1 लाख व्यूज तक पहुंचता था और अगले रोज तक वो 5 लाख तक पहुंच जाता था। तो ये क्या आपके इंटेलेक्चुअल्स की या आपके अपने इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की पावर है कि आप भारत दिखा रहे थे और भारतीय आपके साथ जुड़ रहे थे? ये बात तो आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि इसमें भारतीयता थी, इसमें भारत की अपनी सौंधी मिट्टी की सुगंध थी। तो ये जो है वो बहुत सारे लोगों को अपील किया। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये एक और भी है इसमें कि जब शुरू में मैं ये देखता हूँ कि जो रिस्पांस, जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तो जिस प्रकार का रिस्पांस तुरंत आता था, अ, तो अब 10 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये उससे जो है आप समझ लीजिए कि डबल हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि वो 10 टाइम्स हो गया। तो उसका एक और भी रीज़न है कि जयपुर डायलॉग्स के कारण न केवल ये एक हम कहें कि ये कि इनिशिएटिव था, इसमें कुछ चीज़ें थी। एक तो क्या है कि इसमें एक ग्रेविटास था, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी चैनल्स उस समय रहे होंगे उसमें नहीं था। वो ग्रेविटास नहीं था उसमें। कई बार हल्की तरह की बातें भी होती थी, तो बहुत सारे जो क्वालिटी जो लिसनर्स हैं वो शायद अवॉइड करते रहे होंगे। और दूसरी बात ये भी थी कि बहुत सारे थे भी नहीं उस समय। यदि हम अब देखें 3 years डाउन द लाइन, तो अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं और उसमें सीरियस लोग भी आ गए हैं। तो अब नाउ वी हैव कंपटीशन, अगर इफ यू लुक एट इट दैट वे। तो दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात ये थी कि अ, हमारा कैनवस बहुत ब्रॉड तब भी था और आज भी है। मुझे लगता है कि हम पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं, हम डिफेंस की भी बात कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर लेते हैं, सनातन की भी बात कर लेते हैं, फिल्मों की भी बात कर लेते हैं, यदा कदा स्पोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स आपके जो इश्यूज जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के जो जिसको हम कहते हैं शत्रुबोध जो है, तो जो लोग हमको अटैक करते हैं, हम उनको काउंटर करने का भी बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉड कैनवस है वो भी इसका एक संभवतः कारण हो सकता है। बहुत डीप फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर CK राजू जैसे
मैथमेटिशियन और प्रोफेसर सुभाष काक जैसे साइंटिस्ट्स और डीप थिंकर्स, प्रोफेसर भरत गुप्त जैसे आर्टिस्ट, और मुझे लगता है कि वी टच ऑलमोस्ट द इंटायर गैमेट ऑफ इश्यूज। तो वो भी एक, मुझे लगता है कि एक यूएसपी हो सकता है जिसके कारण जो है वो जयपुर डायलॉग्स को लोग अधिक पसंद करते हो। देखिए, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो एक ग्लैमराइज्ड इवेंट है, बॉलीवुड का एक फेस लगता है, और उनको एक और सहूलत हासिल है कि कॉरपोरेट सपोर्ट बहुत है। क्या आप सोचते हैं कि जयपुर डायलॉग को भी धीरे धीरे थोड़ा सा ग्लैमराइज्ड किया जाए, और बेशक वो बॉलीवुड का फेस ना बने मगर एक अल्टरनेट ग्लैमराइज की उसकी एक सिचुएशन हो? और अब कोविड के बाद का ज़माना शुरू हो गया, तो अब का जो कभी भी आप इस बरस या अगले बरस करें फेस्टिवल, जयपुर डायलॉग का फिजिकल फेस्टिवल, तो आप चाहेंगे कि कॉरपोरेट ग्रुप्स भी आपके साथ जुड़ें और थोड़ा सा ग्लैमराइज उसको टच भी मिले, और बात वही रहे, स्पिरिट वही रहे जो आपकी है? अब ग्लैमराइज्ड इन अ डिफरेंट वे, मतलब हम जो है वो बॉलीवुड स्टाइल ग्लैमर तो नहीं ही चाहते हैं। हम तो जो है वो भारतीयता से जुड़ा हुआ जो है उस तरह का, जो भारतीय संगीत हो या भारतीय कला हो, इन सब की तरह बात हो तो वो डेफिनेटली हम चाहेंगे। कॉरपोरेट सपोर्ट हमें बड़ा तो नहीं ही मिला है। ये आप ये देखिए कि पिछला वाला भी हमारा जो हुआ वो हम कंफर्टेबल थे, लेकिन वो बेसिकली क्राउड फंडिंग से हुआ था वो। तो बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो अभी भी बेसिकली हम कहें कि जो पुराने इस्टेब्लिश लोग हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। फिर हमारे पास एक की कमज़ोरी हमारी ये है कि हमारे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है जो लोगों को जाके परस्यू कर सके। हम तो जो कुछ भी करते हैं हम ऑनलाइन करते हैं, हमारी बहुत छोटी सी टीम है। तो उस छोटी सी टीम के साथ हम ये छोटा सा काम करते हैं, जो ईश्वर की दया से ये बहुत लंबी इसकी पहुंच हो गई है बहुत। और बाकी निश्चित रूप से अगली बार करने से पहले हम आपकी भी सलाह लेंगे कि इसको कैसे और जो है थोड़ा सा किया जा सके, जिसमें थोड़ा सा टच ऐसा दिया जा सके जिससे कोई कॉरपोरेट्स भी अट्रैक्ट हों इसको स्पॉन्सर करने के लिए, और भी लोग जो हैं वो इसके साथ और अच्छाई से जुड़ सके। क्या आपके कॉन्टेक्स्ट में जो बातचीत आप करते हैं, जो नैरेटिव करते हैं, एक लेफ्टिस्टों का, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, मैं तो अपने आप को भी लेफ्टिस्ट समझा करता था मगर लेफ्टिज्म की लगता है डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। अब लेफ्टिस्ट एलीट्स वाले लोग हैं हम तो स्ट्रगल को बिलीव करते थे। बिग टेक जो है वो सबसे बड़े लेफ्ट है। हाँ, हम तो स्ट्रगल को लेफ्टिज्म समझते थे, राइट्स को लेफ्टिज्म समझते थे, जो हिंदुओं के साथ एक हेट्रेड का रवैया, हम उसके खिलाफ खड़े होना लेफ्टिज्म समझते थे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि लेफ्टिस्ट वो हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हैं, लेफ्टिस्ट वो हैं जो स्ट्रगल के खिलाफ हैं, जो एलिटिज्म पे बिलीव करते हैं। तो क्या उनके कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि उनका नैरेटिव दुनिया में हावी है, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, दुनिया में उनकी आवाज़ गूंजती है, क्या उनकी नज़र में जयपुर डायलॉग, आपका फोरम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका यूट्यूब चैनल, सब कुछ, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसको कंट्रोवर्शियल कोट अन कोट समझा जाता है? क्या कॉरपोरेट भी उनकी आंख से आपको कंट्रोवर्शियल समझेंगे कोट अन कोट? क्या आपको ऐसा भी दिखता? जो जनरल इकोसिस्टम है उसके हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे अभी तक हम किसी के क्रॉस हेयर में है नहीं, क्योंकि किसी ने हमको डायरेक्टली कभी अटैक किया नहीं। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारी भाषा संयत रहती है और हम ओवरबोर्ड नहीं जाते, और हम प्रयास करते हैं कि एक संयत और सभ्य सिविलाइज्ड डिस्कोर्स हो। तो हमें इस तरह के जो है, जिसको कहते हैं ना वेरुलेंट ऑपोजिशन, इसका तो सामना नहीं करना पड़ा है। और हमें जैसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ के, वो कंप्लेंट करते हैं कि साहब कि हमारा तो बार बार वीडियो हिट हो जाता है या इसको टेक डाउन कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने कोई विशेष नहीं आई है, इक्का दुक्का तो खैर सबके साथ होती है। लेकिन ओवरऑल मेरे विचार से चूंकि
संभवतः ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हम अपने विचार से, हालांकि लेफ्टिस्ट तो हमको भी फ्रिंज ही कहेंगे, लेकिन अपने विचार से हम जो है वो थोड़ा सा सोबर और मिडिल ऑफ द रोड रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो लोग इसलिए नहीं मानते कि जैसे हम इस्लाम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हम ये जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स हैं इनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेफ्ट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये जो है जो मेन स्ट्रीम में इसको भी फ्रिंज माना जाता है जो कि हमारे विचार से एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म है। जी, आपने कहा फ्रिंज एलिमेंट होने की बात, तो अब तो जो है जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कनाडा में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा यहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुए, ट्रकर्स प्रोटेस्ट, तो उन्होंने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। तो हमने जब बाहर जाके देखा तो वो फ्रिंज एलिमेंट आमतौर पर 2, 4, 5 होते हैं। जब बाहर जाके देखा तो हज़ारों लाखों लोग नज़र आए। तो भारत में जिनको अब फ्रिंज कहा जाता है उनकी तो अब सरकार है और वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में है। और आपके जो बिल्कुल विचार हैं, आप सही कह रहे हैं। वो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके जो विचार हैं वो भले से 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जो बहुत बड़ी तादाद है, वो उसके करीब आप हैं, मगर विचार तो 1 मिलियन से कहीं आगे पहुंचे हुए हैं। मैं अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखूं, हम तो आपसे भी थोड़ी सब्सक्रिप्शन में हैं, लेकिन हमारे विचार तो 100 मिलियन तक पहुंचे हुए हैं। तो ये फ्रिंज जो जिनको ये कहते हैं, एलीट जिसको फ्रिंज कहते हैं, वो तो अब इनफैक्ट मेजॉरिटी में है। तो आपको ये एहसास लगता है कि ये मेजॉरिटी भारत में जो बनी हुई है ये कायम रहेगी, यानी जिस तरह भारत जागा है अब जागा ही रहेगा? देखिए, भारत में जागने की जो शुरुआत हो गई है, इसको रोक पाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। इसको कैसे कोई इसको रोक सकता है? आप ये देखें कि जहाँ पर लेफ्टिस्ट लीनिंग सरकारें हैं, लेफ्ट लीनिंग जो सरकारें हैं भारत में, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे 28 तो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के अलावा फिर कम से कम 2 यूनियन टेरिटरीज में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं। तो 30 गवर्नमेंट हैं स्टेट्स की और 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस 31 में से कोई 16 या मेजॉरिटी जो है वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, और इसमें भी कुछ बड़ी एक्सट्रीम है। एक तो लेफ्ट की गवर्नमेंट है, आप देखिए आप देखें कि एक गवर्नमेंट यहाँ तो लेफ्ट की है, वो लेफ्ट जिसने पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया था। एक इनकी थीसिस है जिसको बोलते हैं वो गंगाधर अधिकारी थीसिस, वो इन्होंने चलाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत के 17 टुकड़े होने चाहिए। और आज भी अगर आप इनके नैरेटिव सुने, जेएनयू वालों की जो बात होती है, या जो आपके इनका जो इकोसिस्टम जो वेस्ट में बैठा हुआ है जो बात करता है, वो आज भी वो 17 टुकड़ों की बात करता है, 17 नेशनैलिटीज की बात करता है। और इसी लेफ्ट को भारत ने वो गंगाधर अधिकारी थीसिस डिसओन किए बिना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में शामिल होने की इजाजत दे दी। यूएस ने तो नहीं दी। यूएस में तो आपको पता है, मैकार्थीइज्म का आपको ध्यान होगा उस समय क्या हुआ करता था। और आज भी देयर कैन नॉट बी अ कम्युनिस्ट पार्टी इन द यूएस। ये अलग बात है कि उन्होंने पूरी एकेडमिया पे कब्जा कर लिया है, उन्होंने अपना पूरा नैरेटिव फैला दिया है, यानी कि विदाउट बीइंग ऑफिशियली लेफ्ट, एवरीथिंग इज टर्न्ड इनटू लेफ्ट इन द यूएस एंड इन कनाडा। तो भारत में ऐसी स्थिति तो नहीं है, मैं ये कहूँगा। उसके लिए फिर हम जाएंगे तो भारत की जो जड़ें हैं वो अलग तरह से हैं। जो हम बात जब करते हैं सनातन धर्म की, आपसे पहले भी इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है कि किस तरह से यहाँ का जो देखने का नज़रिया है हर चीज़ को, तो ये ब्लैक एंड वाइट वाला नज़रिया यहाँ नहीं है। यही हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें यही बताया जाता है कि भाई मिनिमम तो किसी भी इशू को एनालाइज करने के 3 नज़रिए होते हैं। दैट इज मिनिमम, देयर कैन बी मोर।
जैसे विद इन हिंदुइज्म एंड इन बुद्धिज्म मेनली, वो 4 वैल्यूड लॉजिक है। किसी भी इशू को देखने के 4 नजरिए होते हैं उसमें। देयर इज ऑल्सो 7 वैल्यूड लॉजिक इन जैनिज्म। वो दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है। 2 वैल्यूड लॉजिक यहाँ बहुत कम है, जैसे जो वेस्ट में है या कम्युनिज्म में है या इस्लाम में है या क्रिश्चियनिटी में है कि भाई आइदर ट्रू और फॉल्स, किताब में लिखा वो ट्रू, जो किताब में नहीं लिखा वो फॉल्स। वेरी सिंपल। यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो वो आप रिफ्लेक्टेड देखते हैं, जो मैंने आपको उस दिन भी चर्चा हो रही थी, मैंने बात की थी ना वन लाइफ सिंड्रोम की। तो वो वन लाइफ, वन बुक, वन प्रॉफिट जो सिंड्रोम है वो यहाँ है ही नहीं। स्वामी चिन्मयानंद से किसी ने पूछा था एक बार, स्वामी, आप चिन्मय मिशन है, स्वामी चिन्मयानंद हुए, उनसे किसी ने एक बार पूछा कि लोग, वी आर Christians, we have got this one book, Bible. These followers of Islam, they got one book, Quran. What is your book? स्वामी चिन्मयानंद वो बड़े, जिसको कहते हैं जोवियल, और बड़ा उनका जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। सो उन्होंने कहा, वेल, वेलकम टू माय लाइब्रेरी। तो जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आपका जो नजरिया है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन जब आप पूरी लाइब्रेरी को देखते हैं तो फिर एक जिसको कहें कि एक ब्रेड्थ आती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड एटीट्यूड, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जगह जगह मिलेगा। यहाँ पर लोग जो है वो जिसको कहते हैं कि भाई ईश्वर को पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, उसमें से अब ये सारी उनकी आप देखें तो यहाँ तो ज्ञान मार्ग भी है, यहाँ पर भक्ति मार्ग भी है, यहाँ पर क्रिया मार्ग भी है, जो आपकी जो योग वगैरह है ये क्रिया मार्ग है, और आपके कर्म योग भी है। आप अपना काम जो है वो आप जिसको बोलते हैं योग कर्म सुकौशलम, उस तरह से करें तो वाइड वैरायटी एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, एक बड़ा एक्सेप्टिंग नेचर बन जाता है उससे, इससे। और वेस्ट जो है वो लगातार पेंट करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं, हिंदुइज्म मीन्स कास्ट। मैं उनसे कहता हूँ कि यार हमारे तो, जिसको आप बड़ी ईविल बुक बोलते हो मनुस्मृति, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कर्म के अनुसार वर्ण बदल सकता है। इट इज देयर, 10.65 उसका श्लोक है वो। कर्म के अनुसार वर्ण बदल सकता है। अंग्रेजों ने 1861 में सेंसस किया, उन्होंने कास्ट फिक्स कर दी। तो कास्ट किसने बनाई भाई? हमारे यहाँ तो फ्लूइड्स थी, दिस कंप्लीट फ्लूइडिटी। और पीपल हु हैव स्टडीड द सोशियोलॉजी, आई हैव आल्सो पुट इट ऑन माय वेबसाइट, वो देख सकते हैं हाउ द सिचुएशन यूज्ड टू बी। लेकिन अब अंग्रेज़ों का आप जानते हैं, उनका तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, उनको तो हर चीज़ में लड़ाना था उनको, इसीलिए उन्होंने बेचारे सिखों को भी उन्होंने फॉर्डर बना दिया इसी तरह से। इनको भी आप अभी पंडित सतीश शर्मा मेरे साथ थे, वो बताया कि भाई the first spark, one of the first sparks of independence was lit in Vancouver गुरुद्वारा। गदर वाली जो बात थी और जो बाद में गदर पार्टी बनी, वो वैंकूवर के गुरुद्वारे से शुरू हुई थी। तो उन्होंने उसको खालिस्तान का टच दे दिया, खालिस्तान उन्होंने वहाँ से उनको खालिस्तान का टच दे दिया, गुरुद्वारों पे कब्जे करा दिए उनके उनको स्पेशल फैसिलिटी दे दी, एसजीपीसी बना दी। और हमारे यहाँ जो है ना वो रूथलेसनेस नहीं आती इस कारण, क्योंकि ये जो आपका जो लॉजिक जो है ना, 3 वैल्यूड 4 लॉजिक वैल्यूड लॉजिक के कारण, तो उसमें जो है वो किसी को अगर करते भी हैं तो दे आर नॉट रूथलेस। अब जैसे ये पंजाब इंसर्जेंसी जब क्रश की गई थी 90s में, 80s और 90s में, तो उसके बाद भी ये दे वर नॉट रूथलेस इनफ टू स्टैम्प आउट द नैरेटिव।
ये खालिस्तानी पूरा नैरेटिव बना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम एक माँ के बेटे नहीं हैं, ये नहीं है वो, तो सारा का सारा अंग्रेजों का करा हुआ है। लेकिन दे वर नॉट अगेन रूथलेस इनफ। ये सारी एक कहे की समस्या है, लेकिन ओवरऑल I love the situation because it gives a lot of food to the mind and lot of food for thought. आप जो है एक रोबो की तरह फिर व्यवहार नहीं करते हैं, आप अपनी जो मेंटल फैकल्टीज हैं उनको स्ट्रेन करते हैं, उससे सॉल्यूशंस निकालते हैं। जी आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर डायलॉग के चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेस्टिवल की सूरत हो, आगे प्लान्स क्या हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए। आगे तो प्लान्स ये हैं कि अभी हम अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम थोड़ा जो है वो ऑन ग्राउंड भी जाएं। अभी तक हम पूरी तरह से स्टूडियो में या फिर जो हमारी एनुअल इवेंट होती है तो उसी में कन्फाइंड है। तो अब ऑन ग्राउंड जाके कुछ करें, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जयपुर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। हिस्टोरिकली जो है वो मॉन्यूमेंट्स और जिसको हम कहते हैं जनरल इंटरेस्ट चीज़ें, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखिए हमारा जो मैक्सिमम है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो यंगस्टर्स की है पूरी तरह से। दी ओल्डेस्ट इन दैट वुड बी अबाउट 35। तो आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया है तो उन्होंने जो बाकी जो सोशल मीडिया स्पेस है, ट्विटर है या यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्टिव बनाया। जैसे हमारी वेबसाइट भी है, उसका जो कंटेंट है वो सब बच्चे ही लिखते हैं। ये मैंने अभी मेरी राइटिंग जो है, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, आई वॉज प्रिंसिपली अ राइटर, वो बंद हो गई है। तो वो एक जो है इसका फ्लिप साइड है, विच आई एम ट्राइंग टू रिवाइव। मैं किसी भी तरह से करूँ कि मैं दिन में 1 घंटा तो कुछ ना कुछ लिखूँ, ये अब मैं फिर से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो इमीडिएट तो यही प्लान है कि थोड़ा इसको ऑन ग्राउंड भी ले जाया जाए। और थोड़ा अभी जो हमारा जो यूट्यूब पे जहाँ तक सवाल है, उस पर जो फोकस जो है वो इन्हीं 3-4 जो वीडियो हम दिन में करते हैं उनके ऊपर रहता है। वो जो और जो टाइम बहुत सारा बचता है उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट द इमीडिएट प्लान इज़। अब लॉन्ग टर्म तो अब किसने देखा है, ये क्या करते हैं फिर आपसे अलग से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया। आज भी आपके कई शोज़ चल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप 1 मिलियन को टच कर रहे हैं तो हम आपको टच करें और आपकी थैंक यू वेरी मच और आपकी बातचीत हमारे व्यूअर्स टच करें। तो बातचीत संजय भाई आपसे होती रहेगी, क्योंकि बहुत गहरी बातें आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं और उन बातों को फर्दर एम्पलीफाई करने के लिए हमारी भी कोशिश है कि हम आपके साथ जुड़े रहें। और आपके विचार और हमारे विचार बहुत मिलते हैं, एक ही इकोसिस्टम होना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू ताहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे संजय डिक्सर जी की। इनके यूट्यूब चैनल को अब इस तरह सब्सक्राइब कीजिए कि 1 से 2 मिलियन, 2 से 4 मिलियन तक की बात पहुँचे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके चैनल के जितने शोज़ हैं आप सोशल मीडिया पे वायरल करें और आप भी उनकी टीम का हिस्सा बने। और इसके साथ साथ हमारे टैग टीवी को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और टैग टीवी को 24/7 आप इसकी न्यूज़, व्यूज़, एंटरटेनमेंट और शोज़ को वॉच कर सकते हैं हमारे ऐप्स के ज़रिए। एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेज़ॉन की ऐप्स डाउनलोड कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और संजय डिक्सर जी के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.